चिश्ती साहब, अभी तो है कि एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, बातचीत पर यानी जारी रखने की बात हो रही है। अभी साइनिंग कब होगी? और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इजराइल हर कोशिश कर रहा है। आज मैंने बहुत से अमेरिकन आउटलेट्स में देखा है, बाज़ जो उनके सोशल मीडिया में जो CIA के रिटायर्ड अफसरान अच्छे तजिए करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा ये पाकिस्तान पे जो दहशतगर्दी ये हमें रोकने के लिए किया है और इजराइल है इसके पीछे और इंडिया है और कुछ बैद भी नहीं है। ये क्या लगता है, इन तमाम कोशिशों के बावजूद क्या कोई ऐसा रास्ता मस्बत निकल आएगा कि दुनिया इस अजाब से निकल सके, जिससे निकालने के लिए पाकिस्तान अनथक कोशिश कर रहा है और दुनिया उसको तस्लीम भी कर रही है? जी चिश्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियाँ साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, मैं तो काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि जंग का पहला राउंड ख़त्म हो गया। 40 दिन तक तकरीबन जो जंग लड़ी गई, जिसके अंदर अमेरिका ने जो कुछ अचीव करना था वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या अचीव किया। ईरान ने, तो मैंने पहले दिन से कहा था, जंग के बिल्कुल पहले दिन जब शुरू हुई थी, कि ईरान ने जंग जीतनी नहीं है, ईरान ने सर्वाइव करना है और सस्टेन करना है, वो उसने कर लिया। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो तो जंग दोबारा शुरू होने लगी है, या अमेरिका थ्रेट कर रहा है, या पोस्टरिंग ऐसी हो रही है, या इजराइल इंस्टिगेट कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि देखिए काजी साहब, जंग शुरू करना एक और चीज होती है, उसको क्लोज भी करना होता है। शुरू करना तो कोई मुल्क भी किसी पर भी चढ़ दौड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मैटर करेगा कि फिर क्लोजिंग किस नोट पर की। अमेरिका ने जब इस तरह हमला किया था तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसके थे। पहले ये देखना पड़ेगा कि 40 दिन में की जंग में उसने अमेरिका के किसी ने हाथ नहीं रोके थे, कोई लेट को कोई चीज ऐसे से कंट्रोल नहीं किया गया था। उसके बाद अगर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए तो दूसरे राउंड में भी खुदा ना खास्ता अगर शुरू भी हो जाता है तो क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। एक बात तो ये है, क्लोजिंग नहीं हो पाएगी तो जाहिर है अब किस चीज की, फिर अब है ऑप्टिक्स की जंग। ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि आप नैरेटिव या परसेप्शन कैसा बिल्ड करते हैं कि हम जीते। जब एक इतनी बड़ी सुपर पावर बैक बाय इजराइल को आप रोक लेता है एक मुल्क, तो फिर जाहिर है टेक्निकली तो वो आप कामयाब रहा अपने ऑब्जेक्टिव में, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ एक सुपर पावर है, वो भी एक हकीकत है। तो आई थिंक ऑप्टिक्स की अब हो रही है कि ये परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाए कि अमेरिका जीता है या ईरान जीता है। लेकिन दुनिया को इससे वास्ता नहीं है कि कौन जीता है। मेरा ख्याल में कि दुनिया ने काफी देख लिया पिछले 5 महीनों में, ऑलमोस्ट जो हॉस्टिलिटीज जब से बढ़ी हैं, तो अब तो दुनिया को अमन की तरफ जाना चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेस तो नजर आना शुरू हो गए हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि महंगाई और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी स्टेबलाइज, स्टॉक एक्सचेंज है, ऑयल प्राइसेस है। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि ऑप्टिकली कौन जीता, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन हमारा तो इस वक्त कामयाबी ये है, पाकिस्तान भी खास तौर पर, कि हम एक परमानेंट अमन की तरफ चले जाएं। बिल्कुल चिश्ती साहब, जो अभी आपने इशारा किया कि एक कामयाबी जो है पाकिस्तान की सालसी के हवाले से नजर आ रही है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आलमी मीडिया जो है वो इतराफ़ कर रहा है और पाकिस्तान की सालसी का, बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो सालसी का किरदार है उसकी तारीफ कर रहा है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, जो कि कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल के तेहरान के दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल में जहां खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ है। और फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्जा मसवदा, जो कि ईरानी और अमरीकी क़यादत के जायजा के लिए भेजा गया है, आज ईरानी जो तर्जमान हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि हम मुआहदे के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये जो CBS न्यूज़ है वो लिखता है कि फील्ड मार्शल की को अमेरिका और ईरान दोनों का इत्मीनान हासिल है। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो दोनों मुल्क हैं वो मुआहदे के करीब हैं और हमारी सालसी जो है वो बाकायदा तौर पर कलीदी किरदार अदा कर रही है और आने वाले दिनों में एक मुआहदा देखने को मिलेगा और इस्लामाबाद के अंदर दोबारा बैठक लगने जा रही है? मियाँ साहब देखिए, इस वक्त जो दोनों हॉस्टिलिटीज वाले जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं, यानी कि जो अमेरिका और ईरान और बैक बाय इजराइल उस तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और ईरान इधर अकेला सस्टेन कर रहा है, मिडल ईस्ट के ममालिक खुद डायरेक्टली इफेक्टेड है। तो पाकिस्तान एक बहुत विजिबल और ऑब्वियस चॉइस दुनिया को भी नजर आई और अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिबिलिटी, एक एलिमेंट हमने अर्न भी किया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, शायद मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि पिछले महीने 2025 में हमने जो अपनी वैल्यू ऐड की थी, दुनिया ने उसको रेलेवेंट जाना। और अब जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझते हैं कि हम क्रेडिबल हैं क्योंकि हमने एक सॉवरेनिटी का दिफा किया। तो एक ऑब्वियस चॉइस हम हुए, लेकिन हमने उसके बाद भी लिव अप भी किया। पिछले 2-3 महीनों में आपने देख लें कितनी कंसल्टेड एफर्ट हुई। अब जब इस तरह की, खास तौर पर अगर मैं एक हाइपोथेटिक, एक फर्जी सिचुएशन पैदा करता हूं कि खुदा ना खास्ता ईरान पर अगर अमेरिका बहुत हावी होता
तो कोई इतने लंबे मुज़ाकरात नहीं होने थे, कितना लीवरेज नहीं होना था। ऑलमोस्ट ये सीज फायर के फौरन बाद एक घुटने टेकने थे एक साइड पे, तो अमेरिका ने कहना था मेरी मर्जी की डिक्टेशन दो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट हवाले करो, जो भी होना था। लेकिन अब क्योंकि ईरान ने एक न्यू फाउंड लीवरेज भी किया है, उस लीवरेज का मतलब वही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है नंबर 1, और नंबर 2 आपने देखा कि उसने रीजनलाइज कर दिया कामयाबी से, तीसरा उसने इजराइल को बहुत डैमेज किया। तो इसकी रोशनी में जो उसको एडवांटेज लगता है कि अपनी रेजिस्टेंस मैंने जो दिखाई है उसकी वो कंपनसेशन चाहता है इन दी एग्रीमेंट, वो चाहता है कि मेरी इस वैल्यू को माना जाए। इसी वजह से बाज दफा जो ऐसे ममालिक होते हैं जो अनयूजुअली परफॉर्म कर देते हैं या आउटनंबर्ड एक एनिमी को होते हुए वो कम होने की परफॉर्मेंस के बावजूद जब वो करते हैं तो फिर वो बार्गेनिंग लिवरेज पर बहुत ज्यादा स्टैंड सख्त कर लेते हैं। तो ये आई एम श्योर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जब गए हैं तो इन्होंने एक न्यू रियलिज्म की तरफ उनको लाए होंगे कि आप जरूर बहुत अच्छी आपने परफॉर्म किया है, लेकिन अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। अमेरिका की नेवी और एयर पावर अभी भी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। अब आपके पास होने को अब बहुत कुछ रह नहीं गया। तो आई थिंक एक रियलिज्म या ग्राउंड रियलिटी की तरफ लाना भी एक मुल्क को बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है वो है, मेरा तो अभी भी मानना ही है, मैं आज नहीं जब से सीज फायर हुआ है उस वक्त से कह रहा हूं कि अमेरिका के पास भी अब चॉइस नहीं रही कि दोबारा हमला करके फिर क्लोज कैसे करना है। तो क्लोज नहीं हो सकेगा दोबारा, तो अब आई थिंक इनको कन्वर्ज ही करना पड़ेगा। और अल्लाह करे कि हम जिस तरफ मियां साहब आप इशारा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में राउंड 2 हो, लेकिन इस वक्त हमारी लेस सेंसिटिविटी है कि इस्लामाबाद में हो। हमने जो कंट्रीब्यूट करना था वो कर लिया है, इररिस्पेक्टिव कहां साइन होते हैं। अगर हम दुनिया में अमन लाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक न्यू फाउंड हमारी भी एक रेलेवेंस अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। वज़ीर आज़म भी इस तरफ इशारा दे चुके हैं कि अगला राउंड जो है वो इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, और वज़ीर आज़म इस वक्त चाइना में हैं। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद थे। यकीनन इस पे बात हुई होगी जो कि वहां पर सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और जो मुआहदे के नज़दीक पहुंचे हैं, क्योंकि आज तर्जमान जो चीन है उन्होंने भी इस हवाले की तरफ जो है वो इशारा किया है। तो आप समझते हैं कि चीन का भी इसमें जो सुपरवाइजरी रोल उसको कहा जा सकता है, या निगरान एज ए निगरान का रोल, या जो ट्रंप को उन्होंने ये कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, बजाय बाकायदा तौर पर आज उन्होंने ये कहा कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी, तो वहां भी जो इसका जिक्र हुआ होगा, वहां पर भी बातचीत हुई होगी। चीन का भी कुछ दबाव होगा अमेरिका पे ये पूरे सिनेरियो में। तो फिर इस तरफ जो है मार्को रूबियो ने भी कहा इंडिया में कि जो है वो अच्छी खबर आ सकती है, आनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि आप आ जाए। तो मुमकिन है कि ये दोनों मुल्कों की जंग जो है मुस्तकिल तौर पर बंद हो, लेकिन जो इजराइल है वो नहीं चाहता। जी मियां साहब, आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया कि चीन डेफिनेटली चाहता होगा, लेकिन चीन का हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन कहीं भी एक्टिव प्लेयर बहुत ज्यादा अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आया हमें, और वो उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से है कि वो एक्टिव रोल नहीं प्ले करते। और जाहिर है उन्होंने अमेरिका से अगर कोई ऐसा आउटकम होना होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे के बाद निकल आता, लेकिन क्योंकि चीन चाहता है कि वो लीवरेज हासिल करे ताइवान के साथ बैठकर अगर कहीं फैसिलिटेशन करनी है, और अमेरिका के सदर ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह सीज फायर उनके चाइना जाने से पहले हो जाए ताकि वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट या कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर वहां ना जाए, वो तो नहीं हुआ। तो चाइना की अभी भी बैकिंग होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो मुल्कों को अपनी कमजोरियां दे दी हैं। जब भी आप दुश्मन से जंग लड़ते हैं एज ए मिलिट्री स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट के तौर पर मैं अर्ज करूंगा, तो आप कभी भी अपनी कमजोरी नहीं दुश्मन को दिखाते और कभी भी उसकी स्ट्रेंथ जो होता है उसको सामने नहीं आने देते। दोनों तरफ गलती हुई है। प्रेसिडेंट ने अपनी कमजोरी ये दिखा दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सके, अपने बेसिस को नहीं बचा सके, इजराइल को नहीं बचा सके, और स्ट्रेंथ दोनों मुल्कों की, एक ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के नई स्ट्रेंथ आ गई कि उसने मैनेज किया और कंट्रोल किया। और दूसरा मैं याद कराता चलूं आपके व्यूअर्स को कि पिछले साल आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था, 145% चाइना पर बढ़ा दिया था। चाइना ने रिटेलिएट किया और उसने रेयर अर्थ मिनरल रोक लिए, उसने पाबंदी लगा दी कि अमेरिका रेयर अर्थ, इनको वेपन्स में चाहिए अमेरिका को, तो रेयर अर्थ मिनरल अगर चाइना रोक लेता है तो अमेरिका के ज्यादा लेने के देने पड़ गए। तो फिर अमेरिका ने, आपको याद होगा कि अप्रैल में, अक्टूबर में 2 दफा टैरिफ को ड्रॉप किया। ये कमजोरी या स्ट्रेंथ कह लें कि चाइना की स्ट्रेंथ मिल नजर आई, क्योंकि उसके पास 60% दुनिया का स्टॉक फाइल है रेयर अर्थ मिनरल का। 90% से ज्यादा जो प्रोसेसिंग है वो चाइना में होती है रेयर अर्थ मिनरल की, और अमेरिका ने क्योंकि सबसे ज्यादा वेपन बनाने हैं तो उसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना के रेयर अर्थ मिनरल पर थी। तो ये दो मैंने कमजोरियां हाईलाइट करने की कोशिश किया कि एक तरफ चीन ने रेयर अर्थ मिनरल को एक्सप्लॉइट किया, अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर बताया और टैरिफ नीचे लाने में कामयाब हुए, और ईरान देख लें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसने कंट्रोल करके साबित किया कि उसकी भी एक स्ट्रेंथ है। तो ये दो प्लस पॉइंट दोनों मुल्कों के,
और अमेरिका की जो मैंने कमजोरियां पहले अर्ज कर दी हैं जी। तो ये एक न्यू फाउंड है, अल्लाह करे कि अब रियलिज्म की तरफ अमेरिका चला जाए और किसी तरह ऑप्टिकली उसको जो मर्जी दे लें उस शक्ल को, मायदे को, लेकिन दुनिया को तो अमन की तरफ जाना चाहिए।